साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे को इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके बीच में बात करने वाले हैं पीडीएस यूनिवर्सिटी बीए सेमेस्टर 4th की आपके जो इम्पोर्टेंट नोट्स है उसकी यूनिट फर्स्ट की। आज की इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट के नोट्स करने वाले हैं और आपकी एग्जाम डेट आपसे आउट हो चुकी है कि आपकी जुलाई में आपकी एग्जाम होने वाली है। आपकी एग्जाम फॉर्म 3 जून से 9 जून के बीच में भरे जाने वाले हैं, तो आप सभी ने जरूर फॉर्म फिल कर दिया होगा। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं आपके बीच भारत का इतिहास। आपका जो टॉपिक का नाम है 1885 से 1964 तक के भारत के इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आज यूनिट फर्स्ट के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलने वाली है, तो आपको बिना किसी देर के और बिना किसी डाउट के इस वीडियो से जुड़ जाना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वैचारिक एवं रणनीतिक विकास, कांग्रेस की स्थापना से क्रांतिकारी समाजवाद तक का जो भी आपका परिचय होता है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। यानी कि आपके बीच में 1885 से लेकर हम बात करने वाले हैं आपके बीच में 1964 तक की हम बात करने वाले हैं। आपके सिलेबस में दिया गया है 1964 तक का। तो आज की इस वीडियो में करेंगे 1885 से लेकर लगभग 1911 तक की बात हम आज की इस वीडियो में कर लेंगे, और आगे जो आपको यूनिट के सिलेबस में दिया गया है उसके अनुसार आगे हम बात कर लेंगे। तो इस पर अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अपना रीड करते हैं जो भी आपका सिलेबस दिया गया है उसका जो परिचय होता है उसके बारे में बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, विभिन्न वैचारिक संघर्षों, रणनीतिक विभाजनों और सांप्रदायिक समीकरणों और सशस्त्र क्रांतिकारियों का एक अत्यंत जटिल प्रवाह है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औपनिवेशिक शासन के आर्थिक शोषण, आकार कराधान और नस्ली भेदभाव ने भारत में गहरा असंतोष पैदा कर दिया। यानी कि अभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास बहुत ही रणनीतिक विभाजनों और सांप्रदायिक समीकरणों सशस्त्र क्रांतिकारियों का एक अत्यंत जटिल प्रभाव माना जाता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध हुआ था। उसके शासन के शोषण काल में कराधान और नस्ली भेदभाव को भारतीयों में गहरा असंतोष पैदा कर दिया था, जिसके भारतीय लोग डरने लगे थे। इसी पृष्ठभूमि में देश के विभिन्न क्षेत्रों में उभरती राजनीतिक आकांक्षाओं को एकीकृत करने और ब्रिटिश सत्ता के समक्ष संगठित रूप से प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के मंच की आवश्यकता महसूस की गई। यानी कि जब लगातार असंतोष पैदा हो रहा था, जनता डरी हुई थी, तो इसके लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन की मांग लोगों के बीच में महसूस की गई कि एक राष्ट्रीय आंदोलन मुख्य रूप से होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर होना चाहिए जहाँ पर अपनी मांगों को रखा जा सके, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना रोज से की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती थी आपके 28 दिसंबर 1885 में आपकी इसकी स्थापना होती है। 28 दिसंबर इसका करेक्ट डेट मानी जाती है। तो 28 दिसंबर से एवं उमन ने आपके कांग्रेस की स्थापना उनसे की थी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पृष्ठभूमि के बारे में बात करने वाले हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पृष्ठभूमि किस प्रकार रही थी, तो उसके बारे में बात की जाए तो मई 1885 में आपके बीच में क्या हुआ था। मई 1885 में सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल एल ऑक्टेवियन वुमन, यानी कि इसको एवो वुमन यानी सिंपल भाषा में एवो वुमन कहा जाता है। इसका पूरा नाम है आपके बीच में एलन एलन ऑक्टेवियन वुमन एवो वुमन को प्रमुख से कहा जाता है, ने वायरसाई की स्वीकृति प्राप्त कर इंडियन नेशनल यूनियन की रूपरेखा तैयार की। यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन की रूपरेखा तैयार उन्होंने प्रमुख से की थी, और जो सरकार के साथ संबंध बनाकर भारतीय जनमत को व्यक्त कर सके। इससे पूर्व अक्टूबर 1885 में वुमेन और भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटेन और आयरलैंड के मतदाताओं के नाम भारत के लोगों की अपील जारी की थी, जिसमें भारत पर थोपे गए सैन्य करों को विरुद्ध और विधायी सुधारों का समर्थन किया था। यद्यपि यह अपील विफल रही, लेकिन इसने भारतीयों को यह एहसास कर दिया कि उन्हें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। यानी कि भारत के लोगों ने लगातार निरंतर कार्य की, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने होगी। ऐसा कथन कुछ लोगों ने, अंग्रेज़ों ने कहा कि भारत अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे, हम इनको आज़ाद नहीं करेंगे, हम इतनी आसानी से भारत को छोड़कर जाने वाले नहीं है। लेकिन भारत के लोगों ने लगातार संघर्ष किया और बाद में 1947 में भारत को आज़ादी भी प्रमुख से मिल गई थी। तो इसमें कांग्रेस के भी कुछ महत्वपूर्ण योगदान था, जैसे दादा भाई नौरोजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सभी ने एक अच्छा योगदान भारत के लिए किया था। सभी भारत को आज़ाद करने के लिए लगातार कार्य करते थे। तो 28 दिसंबर 1885 में आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। बॉम्बे के एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में होती है। आप सभी याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की होती है। और प्रथम एडिशन कहाँ होता है, तो प्रथम एडिशन आपको कलकत्ता के बेस्ट में रमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। उसमें आपकी
72 प्रतिनिधियों ने प्रमुख से भाग लिया था। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपका बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, बॉम्बे में आपका प्रमुख से प्रथम अधिवेशन था। कांग्रेस की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों के मध्य 3 प्रमुख वैचारिक सिद्धांत प्रचलित है, उनके बारे में डिटेल से हम बात करने वाले। तो आपको सिलेबस में इस प्रकार हमने पढ़ने का प्रयास किया। तो तीनों कौन कौन से सिद्धांत है, तो तीनों सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत आपका था। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत कौन सा था, तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत तो एओ हुमन, लाला लाजपत राय और आपकी आरपी दत्त थे। आरपी दत्त को से इसमें शामिल थे। ठीक है, आरपी दत्त शामिल थे। तो हुमन ने भारत में बढ़ती जनाक्रोश महसूस किया तथा उन्होंने 1857 जैसे एक और विद्रोह का भय था, इसीलिए ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए एक नियंत्रित मंच के रूप में कांग्रेस का गठन प्रवेश किया था। तो ये आपको बीच में आपको समझने का प्रयास करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि तड़ित चालक सिद्धांत। तड़ित चालक सिद्धांत क्या था, तो उसके बारे में बात की जाए तो आधुनिक इतिहासकार, यानी कि आधुनिक इतिहासकार की बात की जाए तो जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, भारतीय राष्ट्रीयवादियों ने हुमन को एक सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल किया ताकि उपनिवेशी सरकार नवजात आंदोलन का इस प्रकार आधुनिक इतिहासकार जैसे गोपाल कृष्ण गोखले इसी प्रमुख रूप से माने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रवादियों ने हुमन को एक सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल किया ताकि औपनिवेशिक सरकार नवजात आंदोलन को राजद्रोह मानकर प्रारंभिक तरह में कुचल न दे। ठीक है, राष्ट्रवादी चेतना के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रवादी चेतना में बात की जाए तो आपके बीच में राष्ट्रवादी इतिहासकार। तो राष्ट्रवादी इतिहासकार कांग्रेस का जन्म भारतीय बुर्जुओं की वास्तविक राष्ट्रवादी आकांक्षाओं और अधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के परिणाम स्वरूप कांग्रेस का जन्म भारतीयों के अंतर्गत प्रमुख से हो पाया है। अब हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, और उन सभी की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्थापना के पश्चात तो आप सभी को रीड करना है कि स्थापना के पश्चात कांग्रेस ने प्रतिवर्ष अपने शस्त्रों के माध्यम से भारतीय मांगों को प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। वर्ष 1886 में कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में दूसरे अधिवेशन में प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर 434 हो गई, जहां प्रांतीय कांग्रेस समितियों की स्थापना का निर्णय लिया गया। वर्ष 1890 के अंतर्गत छठे अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष राजवंशी की पहचान कर एकांत किया, और 1882 में 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट की आलोचना की, क्योंकि भारतीयों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार नहीं दिया गया था। 1895 में 11वें अधिवेशन में प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर 1584 हो गई। ठीक है, और जहां सुरेंद्र नाथ बंदे ने कांग्रेस को विविधतापूर्ण आबादी में जागृत का माध्यम घोषित कर दिया गया। अब कांग्रेस के जो प्रमुख अधिवेशन थे उसके बारे में हम पढ़ने वाले, जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके इसे हम रीड करने का प्रयास करेंगे, और जो भी आगे अधिवेशन उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। लेकिन जो आपकी जो 1915 तक की जो अधिवेशन है उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, और जो आगे के अधिवेशन है उसको भी आगे की वीडियो में हम करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में सबसे पहले जो आपका अधिवेशन है उसके बारे में रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला अधिवेशन आपका कब होता है, कहाँ पर होता है, तो आप कहेंगे पहला अधिवेशन वहाँ बॉम्बे में होता है, और व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन आपका कहाँ पर होता है, 1885 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1885 ईस्वी में कहाँ पर होता है, तो आप कहेंगे कि बॉम्बे में होता है। बॉम्बे क्या है, बॉम्बे आप कहेंगे बम्बई, मुंबई। ठीक है, बॉम्बे आपकी मुंबई होती है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता की थी। 72 प्रतिनिधि इसमें पूर्व शामिल थे। मूल नाम इंडियन नेशनल यूनियन में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। द्वितीय सत्र कहाँ पर, द्वितीय सत्र आपका 1886 में हुआ था, यहाँ पर कलकत्ता में ये हुआ था। दादाभाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रतिनिधियों की संख्या बढ़कर 434 हुई। देश भर में प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन होना प्रारंभ हो गया। छठा आपका कहाँ पर हुआ, छठा कलकत्ता में हुआ था। तो फिरोज शाह मेहता ने इसकी अध्यक्षता की थी। धर्मनिरपेक्ष भारतीय का पहचान पर बल और कादम्बिनी गांगुली प्रथम महिला स्नातक बनी थी। दोबारा अधिवेशन का संबोधित किया गया। और अष्टम अधिवेशन आपका कहाँ पर था, अष्टम अधिवेशन आपका इलाहाबाद में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ब्रिटिश सरकार की इंडियन
कहाँ से ये आपकी इधर वाले ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इधर वाला आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम क्वेश्चन आ सकते हैं। आप इसके बारे में दो भी लिख रहेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन लिखे, तो आप इधर वाला लिख कर आ जाना। इधर वाली आप खुद से जोड़ कर लिख सकते हैं। अष्टम अधिवेशन, आपका अष्टम अधिवेशन कहाँ पर होता है, तो अष्टम अधिवेशन आपका होता है इलाहाबाद में होता है। योमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। योमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता की थी। और 11-17 अब कहाँ पर हुआ था, आपके पुणे में हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये विविधतापूर्ण आबादी के बीच राष्ट्रीय भावना के प्रसार की सराहना करता है, नागरिक अधिकारों पर बल देता है। और आगे के अधिवेशन की बात की जाए, बनारस अधिवेशन आपका 1905 में होता है, ठीक है। और ये इसमें गोपाल कृष्ण गोखले थी, इसमें बंगाल विभाजन प्रमुख से होता है। जैसे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों को स्वीकृति के रूप में बढ़ावा दिया गया, ठीक है। ये आपकी 1905 तक के जो भी अधिवेशन थे वो सभी आपके बीच में आ गए थे। अब आगे की थोड़ी सी बेसिक से डिटेल से आगे की नहीं, हम 1895 से लेकर जो भी, तो इस प्रकार जो आपके सिलेबस में दिया गया, आपका सिलेबस क्या है, तो आपका सिलेबस कुछ नहीं है। आपका सिलेबस यही दिया गया है कि 1895 से लेकर आप नहीं 1885 से लेकर आप 1964 तक के पढ़ रहा जाओ, तो पढ़ कर आई है। तो आपके आज के सिलेबस में दिया गया है 1885 से लेकर 1905 तक की आज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जो आगे आपकी नीट आएगी उसमें आगे 1905 से 1915 के बारे में बात करेंगे। बाद आगे 1915 से 30 के बारे में, बाद 30 से 64 के बारे में अलग अलग आपकी यूनिट सिलेबस जाएगा। तो टॉपिक वाइज जब आपकी जो चलने वाली है तो इस पर आपको इसको रिव्यू करना है। तो कांग्रेस के पारंपरिक जनरल आपका 1895 से लेकर 1905 तक था। उदारवादियों का वर्चस्व था, जिनकी कार्यप्रणाली याचिका, प्रार्थना और शांतिपूर्ण प्रतिमंडलों का आयोजन करना था। ब्रिटिश सरकार को प्रभावित करने की थी, ठीक है। ब्रिटिश प्रभावित को प्रभावित करके उन्हें बाहर से निकालने की थी। वे पश्चिमी उदारवाद और लोकतंत्र कानून के शासन में विरोध रखते थे, ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली के प्रति असमान थे। इस दौर की सबसे बड़ी वैचारिक सफलता आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय था, यानी कि सभी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का जागृत हो गया था। सभी लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे, जिसे दादा भाई नौरोजी ने अपने धन के निष्कासन की थ्योरी भी कहा था। यानी कि दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि अब भारत के लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि वह जग चुके हैं और वह अपना अधिकारों के लिए लगातार लड़ेंगे और लगातार प्रयास करेंगे। इस पर उन्होंने प्रमुख से कहा था कि थ्योरी के माध्यम से प्रभावित हुआ था। उदारवादी आंदोलन उजागर किया गया था। किस प्रकार औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां भारतीय धन को ब्रिटेन भेज रही है। उन्होंने नमक कर की समाप्ति, भू राजस्व कमी, स्थायी बंदोबस्तों का अन्य क्षेत्रों में विस्तार और देश के भीतर ही पूंजी विकास की मांग की। लगातार संघर्ष किए, लगातार आंदोलन किए, लगातार अपनी मांगों का विरोध से किया था। उदारवादी की इन आर्थिक बहसों के बावजूद उनका जनाधार अत्यंत सकीन था। वे मुख्य रूप से अंग्रेजी शिक्षित अभिजात वर्ग जैसे बंगाल के बदलों का प्रतिनिधित्व करते थे और आम जनता, किसानों व मजदूरों की वास्तविक समस्याओं से पूरी तरह कटे हुए थे। कांग्रेस की छवि एक हिंदू बहुसंख्यक पार्टी जैसी थी, ठीक है, जैसी बनने लगी, और जिसमें आगे चलकर मुस्लिम लीग की गठन की राह आसान की गई। यानी कि बाद में धीरे धीरे लोग अपनी जो मुस्लिम और हिंदू थे, पहले एक जगह थे, अंग्रेज़ों को निकालने के लिए 1820 से कांग्रेस की स्थापना करते, लेकिन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी उन्होंने प्रमुख से कर दी थी। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके अतिरिक्त मुंबई के उद्योगपति दाताओं के और लॉबी के दबाव के कारण कांग्रेस ने खानों में काम करने वाले मजदूरों कल्याणकारी विधेयकों का समर्थन नहीं किया, जिससे आम जनासन में राह कमजोर हुई। यानी कि कांग्रेस को यानी कि अंग्रेजों को पता लगने लग गया कि अब भारत के लोग स्वतंत्र होंगे, तो उन्होंने कुछ मजदूरों के साथ शोषण भी प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो उनकी प्रशासनिक मांगे, जैसे सिविल सेवा परीक्षा की आयु सीमा बढ़ाना, केवल उच्च शिक्षित वर्ग के लिए ही प्रशासनिक थी। इससे सांगठनिक शिथिलता और औपनिवेशिक सरकार की उदासीनता ने कांग्रेस के भीतर एक युवा आक्रामक और उग्र राष्ट्रवादी थड़े ग्राम दल की उदय की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। इस पर आपको समझने का प्रयास करना है, इस पर आपको रीड करने का प्रयास करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सही बिल्कुल सही तरीके से रीड करके वीडियो में जुड़ सकेंगे। आगे हम बात करने वाले स्वदेशी आंदोलन 1905 का, जिसमें बंगाल का विभाजन हुआ था, उसकी बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में कांग्रेस का विभाजन होता है, तो इसके डिटेल से बात करती हैं। तो दिसंबर आपकी 1903 में जब वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी, तो संपूर्ण भारत में असंतोष की लहर दौड़ गई थी। कर्जन ने इसका कारण प्रशासनिक सुविधा बताया था,
ठीक है, क्योंकि यह बंगाल की जनसंख्या 7.8 करोड़ से अधिक थी, परंतु विभाजन का वास्तविक उद्देश्य बंगाल में पनप रही एकीकृत राष्ट्रवादी चेतना को नष्ट करना था। ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिकता के आधार पर प्रांत का विभाजित किया, जिसमें पश्चिमी भाग आपका हिंदू बहुसंख्यक था और पूर्वी भाग आपका मुस्लिम बहुसंख्यक था। इस इतिहासकार डेनिस ने जड़ के अनुसार कर्जन ने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए विभाजन किया था, परंतु इसके विपरीत परिणाम हुए कि कांग्रेस पहले से अधिक सक्रिय व प्रभावी हो गई थी। यानी कि इतिहासकार डेनिस जूट ने कहा था कि कर्जन ने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया था। आपके बंगाल की विभाजन की घोषणा कौन कर दिया था? आपके लॉर्ड कर्जन उस समय तो वायसराय थे, उन्होंने की थी। इसका उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस को इससे घाटा मिलेगा और कांग्रेस में हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाएंगे, इसका उनका ये प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन इससे क्या हुआ, कांग्रेस ज़्यादा मजबूत हो गई थी। ठीक है, आगे बात की जाए तो विभाजन के विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र के नेतृत्व में 1903 से 1905 के बीच प्रारंभिक विरोध प्रदर्शन हुई। अत्यंत 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया कि जिसके साथ ही स्वदेशी आंदोलन को औपनिवेशिक हुआ था। और 16 अक्टूबर 1905 को जब विभाजन प्रभावी हुआ तो उस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में बनाया गया था। यानी कि जब बंगाल का विभाजन होता है 16 अक्टूबर 1905 में, तब बंगाल की जनता में आक्रोश पैदा हो गया, उन्होंने एक मनमुटाव पैदा हो गया कि कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ, कांग्रेस का विभाजन क्यों नहीं, बंगाल का विभाजन क्यों हुआ, कांग्रेस का विभाजन तो 1907 में होता है। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905 में होता है, तो वह शोक दिवस के रूप यानी दुख के दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और आगे बात की जाए टैगोर ने आह्वान पर हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी और टैगोर ने अमर सुना बांग्ला गीत की रचना कर दी। तो आपके बंगाल का राष्ट्रीय गान कौन सा है? आप कहेंगे अमर सोनार था। तो इस प्रकार उन दोनों को एकता में बांधते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि आप लड़ो मत, मैं आपके साथ हूँ, आप कहीं पर नहीं जाने वाली हैं, मैं आपके साथ हूँ। तो इनके लिए इन्होंने एक अमर सोनार आपके बीच में वो आपका जो है उसको बना देते हैं। ठीक है, तो आंदोलन का मुख्य वैचारिक आत्मशक्ति और आर्थिक निर्भरता बढ़ी। विदेशी वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई, धोबियों ने विदेशी कपड़ों को धोने से और पुरोहितों ने विदेशी चीनी या मसालों वाले घरों में पूजा करने में मना कर दिया। ये बहुत बड़ा कार्य था, उन लोगों की एक अच्छी सोच थी। ठीक है, उन्होंने सरकार के पक्ष में ही हमेशा कदम रखा और कांग्रेस को ही बढ़ावा प्रमुख से दिया था। ठीक है, स्वदेशी कपड़ा मिलों में साबुन और माचिस फैक्ट्रियों की स्थापना हुई और छात्रों ने सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्करण भी उन्होंने प्रमुख से किया था, यानी कि विरोध भी प्रमुख से किया था। आगे डिटेल से बात की जाए तो अभी इस आंदोलन में हिंदू थोड़ा सा अभी रीड करेंगे, थोड़ा सा 1907 का ये कांग्रेस का स्वतंत्र अधिवेशन आगे हम पढ़ेंगे। तो इस आंदोलन में हिंदू धार्मिक प्रतीकों जैसे गंगा स्नान, शिवाजी उत्सव का अत्यधिक उपयोग किया गया, जिसने अनजाने में मुस्लिम समुदाय के बड़े हिस्से और आशंकित कर दिया गया। पूरी बंगाल के अधिकांश मुस्लिम कृषक को विभाजन से अपने आर्थिक उत्थान की संभावना दिखाई दी, जिसके कारण सांप्रदायिकता दूरियां बढ़ी और अंततः 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। हालांकि स्वदेशी आंदोलन के तीव्र दबाव के कारण 1911 में किंग जॉन प्रथम ने दिल्ली दरबार के अवसर पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और असम व बिहार उड़ीसा को पृथक राज्य बनाया गया था। तो ये आगे की बात है। आगे की बात हम 1905 की बात 1907 की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इस वीडियो में आपका सिलेबस दिया गया है तो इसी वीडियो में हम कर लेंगे, लेकिन इसी वीडियो में आपका सिलेबस दिया गया है तो इस वीडियो में हम लगभग 1918 तक का सिलेबस लीड कर लेंगे। 1918 तक का तो 1907 का कांग्रेस विभाजन ग्राम दल और नाम दल में बढ़ने का जो अभिक्रिया थी ग्राम दल, और इसका बात की जाए तो बंगाल विभाजन के विरोध की रणनीतियों को लेकर कांग्रेस ने उदारवादी और उग्रवादी एजेंडों में कड़ा संतोष था। ग्राम दल के नेता लाल बाल पाल, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, लगभग जो स्टूडेंट आर्मी की एग्जाम देख रहे थे, लाल बाल पाल किससे कहा जाता है? लाल पाल किसे कहते हैं? लाल कहते हैं आपके लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और पाल किसे कहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, लाल पाल पाल। बाल गंगाधर तिलक को पाल कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को।
लाला लाजपत, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। आपकी पुनरुच्चार आती है लाल बाल पाल, यानी कि लाल लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले आपकी पुनरुच्चार आते हैं इसमें, ठीक है। और इसके बारे में बात की जाए तो इन्होंने इस आंदोलन का बहिष्कार किया था, संपूर्ण भारत में इसका विरोध किया गया था। आप सभी याद रखना, वस्तुओं का ही नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों, अदालतों, सेवाओं के बहिष्कार का भी शामिल किया गया। इसके विपरीत नरम दल इस रणनीति को केवल बंगाल तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सीमाओं में प्रतीत बेहतर काम करने के पक्ष में था। अरुणडेल ने आपके बीच में विभाजन की समीक्षा के कार्यों को दोनों गुटों की राय भिन्न थी। नरम दल इसे ब्रिटिश सरकार की उदारता मानता था, जबकि ग्राम दल इसे स्वदेशी आंदोलन के परिणाम मानता था। इस प्रकार आपके बीच में 1907 में 2 दंगे हुए थे, तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स इसमें दिया गया है, ठीक है। और भी रीड करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो वैचारिक मतभेद दिसंबर 1907 के सूरत अधिवेशन में चरम पर पहुंच गए। मूल रूप से यह अधिवेशन नागपुर में होना था। ग्राम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का मजबूत गढ़ था। उदारवादी नेता आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने चतुराई से अधिवेशन का स्थान बदलकर शुरू करवा दिया, ताकि ग्राम दल के प्रभाव को सीमित किया जा सके। ग्राम दल के सदस्य अध्यक्ष लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक का समर्थन कर रहे थे, जबकि नरम दल के नेता रास बिहारी घोष का नाम आगे बढ़ाया। अधिवेशन के दौरान जब रास बिहारी घोष के नाम का प्रस्ताव रखा गया तो विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों में हाथापाई हो गई और फेंके गए जूते मंच पर पेड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता को जो लगे। यानी ये दोनों बुढ़े व्यक्ति थे, आपके सुरेंद्रनाथ और आपके फिरोज शाह मेहता। इस आगमन के कारण अधिवेशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और कांग्रेस के 2 भागों में विभाजित हो गई थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आपके बीच में सोत विभाजन का तात्कालीन परिणाम राष्ट्रवादी आंदोलन के पतन के रूप में सामने आया। ब्रिटिश सरकार ने इस विभाजन का लाभ उठाते हुए दमन तुष्टीकरण की नीति अपनाई। वर्ष 1907 से 1910 तक के बीच राजद्रोही सभा अधिनियम और भारतीय प्रेस अधिनियमों जैसे अत्यंत कठोर कानून लागू हुए, जिससे प्रेस जनसभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। ग्राम दल के प्रमुख नेता को दमन किया गया। बाल गंगाधर तिलक के राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष के लिए मंडाले जेल में भेज दिया गया। लाला लाजपत राय विदेश चले गए, विदेश चले। अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति छोड़कर पंडितरी में आध्यात्मिक जीवन का व्यापन प्रारंभ कर दिया। दूसरी ओर नरम दल के नेता आपके जनोत्साह खो दिया, वे जनता से पूरी तरह कट गए थे। ब्रिटिश ने 1919 के मार्लियामेंट सुधार के देने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी। राष्ट्रीय आंदोलन को सांप्रदायिक रूप से संविधान की यानी कि संप्रदाय से विभाजित कर दिया गया। हालांकि इस विभाजन के कूट अनुभवों को वे सीख लेते हैं। भारतीय राजनेताओं ने 1920-21 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के समय वैचारिक मतभेदों में बावजूद कांग्रेस को टूटने से बचाया। तो अब हम बात करने वाले आपके जिसमें लखनऊ समझौता 1916 और सांप्रदायिकता का स्थानांतरण, ठीक है। तो 1916 के बारे में बात करने वाले हैं। 1914 से 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध भी आपका पहुंच हो जाता है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक। तो 1914 से 1918 के बीच में 1914 से 1918 के बीच में आपका प्रथम विश्व युद्ध भी होता है, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पीड़ितों ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी थी। दिसंबर 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में कांग्रेस को लखनऊ अधिवेशन आयोजित किया गया था। इसमें एनी बेसेंट आपकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, ठीक है। और एनी बेसेंट तिकला के प्रयासों के 9 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल और ग्राम दलों को ऐतिहासिक पुनर्मिलन यानी कि एक साथ मिल गए। इस अधिवेशन में कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच एक राजनीतिक समझौता होता है, जिसे लखनऊ समझौता भविष्य कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में सिंपली क्वेश्चन आ सकता है कि लखनऊ समझौता कहाँ पर होता है वो क्या होता है। तो लखनऊ समझौता आप सिंपली बता देना कि 1916 में लंबे संघर्ष के बाद में इस अधिवेशन में आपकी ऑल इंडिया में मुस्लिम लीग और आपकी ग्राम दल और नरम दल एक साथ होकर एक दो समझौता करते हैं। मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस, उसको कहा जाता है पुनः लखनऊ समझौता। इस समझौते के मुख्य रूप से शिल्पी मोहम्मद और आपकी अली जिन्ना थे। इस समय दोनों संगठनों के सदस्य थे।
लीग और कांग्रेस की एक वैचारिक निकटता का कारण यह था कि क्या था, तो आप कहेंगे कि मुस्लिम लीग ने युवा अध्यक्षों की अलीगढ़ स्कूल की ब्रिटिश समर्थन नीतियों को छोड़कर अधिक आक्रामक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाने लगे। इसके अलावा तुर्की के खलीफा के प्रति ब्रिटिश नीति से भी भारतीय मुसलमानों में गहरा रोष था। इस समझौते के निर्माण में सह सांस्कृतिक सह विभाजित साझेदारी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानते हैं। लखनऊ समझौते की मुख्य शर्तें कौन थी तब दो तीन वैसे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे एडवांस होता है प्रत्येक निर्वाचन की स्वीकृति थी, इसको क्या कहा जाता था, प्रत्येक निर्वाचन वादी के बारे में लीड वैसे इम्पोर्टेंट था। कांग्रेस मुस्लिम समुदाय के लिए प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। उसने पहले 1919 में विरोध कर दिया था। ठीक है, केंद्रीय विधायिका का प्रतिनिधित्व है, वे आपके लिए एडवांस लेवल का हो जाएगा, आपको रीड जरूर करना है। ठीक है, लखनऊ नीचे वाला थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट, नीचे वाला रीड कर लेते हैं हम एक बार, नीचे वाला भी रीड कर लेते हैं। तो आपके बीच में लखनऊ समझौते ने अस्थायी रूप से हिंदू मुस्लिम एकता का एक स्वर्णिम काल में निर्मित किया गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार पर गहरा दबाव बनाया और इसी के प्रभाव स्वरूप 1917 में माउंटबेटन ने घोषणा सामने आई कि दीर्घकालीन रूप से इस समझौते की कमजोरी, कांग्रेस की इस कमजोरी को प्रदर्शित किया गया कि मुस्लिम लीग को भारतीय मुसलमानों का एक मात्र प्रतिनिधित्व मान चुकी थी। कांग्रेस दोबारा प्रत्येक निर्वाचन को मान्यता दिए जाने से संप्रदाय का विभाजन को एक वैधानिक वैधता मिल गई है, जिससे भविष्य के दशकों में तभी राष्ट्र सिद्धांत सतह देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया था। होम रूल क्या थी 1916 से 1918 के बीच में, उसके बारे में फिर शॉर्ट सा रीड कर लेते हैं हम। ठीक है, होम रूल के बारे में भी रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो होम रूल ठीक है, तो होम रूल के बारे में थोड़ी सी रीड कर लेते हैं। होम रूल कहाँ पर गई, होम रूल थोड़ा सा ऊपर रह गया। ठीक है, होम रूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब कांग्रेस निष्क्रिय थी, तब बाल गंगाधर तिलक और आपके आर्य समाजवादी नेता यानी एनी बेसेंट ने देश के स्वशासन की मांग को जीवित रखने के लिए होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर डोमिनियन स्टेटस या न्यूक्लियर शासन प्राप्त करना था। यद्यपि कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से लीग की स्थापना का समर्थन किया था, ठीक है, नहीं किया था, ठीक है, समर्थन नहीं किया था, क्योंकि बेसेंट ने कांग्रेस को इस बात के राजी कर लिया कि यदि 1916 में एक सरकार सुधार की घोषणा नहीं करती है तो वे स्वतंत्र लीग स्थापित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। तिलक इस प्रकार की शर्तों से बंधे नहीं थे। अंततः 1916 में बेलगाम में अपनी लीग की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो ये आपके लिए नीचे वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये सारणी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ज़रूर इसकी स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स के प्रमुख से बनाने हैं आप सभी को, या इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, होम रूल के बारे में उतनी बात कर ली, हो जाता है, और आप इसको रीड करना चाहते तो कर सकते हो। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक विकास और स्तर के बारे में बात करने वाले हैं। तो संवैधानिक राजनीति की सुलझाओं और श्रुति विभाजन के बाद पैदा हुई राजनीतिक निष्क्रियता ने भारतीय युवाओं के एक बड़े हिस्से को गुप्त क्रांतिकारी संगठनों के रूप में विस्थापित किया था। ठीक है, और क्रांतिकारी आंदोलन मुख्य रूप से दो वैचारिक, ऐतिहासिक और सर्वांगीण विकास हुआ था। प्रथम चरण आपका 1918 से 1993 से 1917 के बीच में था। तो गुप्त संगठनों और जाल व्यक्तिगत वीरता का काल रहा था। तो सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत राय के फड़के द्वारा 1879 में रामोसी कशक सेना से हुई है, जिसका उद्देश्य संचार को ठप कर दिया गया था। इसके बाद 1893 में चापकेर भाइयों पुणे के हत्याधारी प्लेग की हत्या ने क्रांतिकारी आंदोलन को गति दी थी। तो विनायक दामोदर सावरकर ने और जो अलग अलग क्रांतिकारी थे उन्होंने इस आंदोलन को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। तो प्रथम चरण आप सभी रीड करेंगे। और आपके बीच में आगे बात की जाए तो मुजफ्फर बम कांड आपका था
उसके वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मौजूदपुर बल जो आपको बम कांडता है 1908 में होता है। इसे खुदीराम बोस और आपके फरबूज साकी द्वारा न्यायाधीश किंग्स फोर्ट की बक्की पर बम फेंका जाता है। और आपका अलीपुर बम हत्याकांड ये भी आपको 1908 में होता है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अरविंद गोस्वामी भाई वरिंदर कोच पर मुकदमा चलाया था, इस मामले में उन्होंने भी प्रमुख से कार्य किया था। एक हावड़ा, ये आपके लिए दोनों भी आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी आपको रीड करके जाना है। द्वितीय चरण के बारे में बात की जाए तो 1920 के बाद का तो दशक होता है, उसको कहा जाता है। तो 1920 के बाद दशक के बाद में आपका आता है एक, तो इसमें आपका 1920 या 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलनों का स्नातक रूप से वापस लिया क्योंकि चौराचौरी कांड हो गया था लगभग आपकी 1922 में, ठीक है। 1922 से चौराचौरी कांड हो गया था। एक पुलिस लाइन में कई कर्मचारियों को जिंदा जला दिया जाता है, तो उसके बाद में ये कांड होता है। आचार्य, तो ये आपकी मैदान में आपके आज़ाद भगत सिंह और सुखदेव भगवती रहने के नेतृत्व में संगठन का नाम था कि हिंदुस्तान कर दिया गया। तो ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है, तो इसको भी आपको रीड करना है। इसका पीडीएफ आपको लानी हुई तेजे के टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और हावड़ा भी जो आपका अलीपुर बम षड्यंत्र था, ये सभी आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम का लेवल अगर एडवांस आता है तो आपकी इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अलीपुर बम षड्यंत्र क्या था, इसके बारे में बताइए, और हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र क्या थी। तो क्योंकि इसके बारे में हमने बेसिक जानकारी आपके बीच में हमने अपलोड कर दी थी, क्योंकि यूनिट फर्स्ट का वीडियो हमने एक पहले भी अपलोड कर दिया था, यूनिट फर्स्ट का वीडियो फिर से हमने अपलोड किया है। तो इस वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, यूनिट फर्स्ट का 2 वीडियो आपके बीच अपलोड हो गए, इसलिए इस वीडियो को आप इसे नहीं सोचना कि क्लास छोटी लगी है, लास्ट में आपने रीड नहीं किया। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने रीड कर दिया। इसका पीडीएफ आपको लर्निंग तेज टेलीग्राम पर मिल जाएगा, क्योंकि इस यूनिट के 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए और सभी यूनिट के मैं एक ही वीडियो अपलोड करता हूँ। लेकिन इसका उस वीडियो में डाउट रहे थे और कुछ नोट्स की कमी लगी मेरे को, तो मैंने अपने बेस्ट देने के लिए इस वीडियो को अपलोड किया था। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत पर्टिकुलर साबित होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलती है एक अच्छे वीडियो में अच्छी डेडिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।